Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with the new chapter of class 9th, Atoms and Molecules. तो इस चैप्टर में हम एटम्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि एटम डिस्कवर किसने करा है, एटम्स के क्या पोस्टुलेट्स है, क्या थ्योरी है और एटम के मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एटम होता क्या है। तो देखो हमारा जितना भी मैटर है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, वो जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? वो मिलके बना हुआ है एटम से। एटम एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। इवन हम उसको रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। और एक मैटर में, जैसे मान लो ये पेंसिल है, एक मैटर है, ठीक है, एक मैटर में मिलियन ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस पेंसिल है, ये पेंसिल में मिलियन ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो ये एटम को डिस्कवर किसने करा? ठीक है, तो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम है महर्षि कानंद। इन्होंने बोला था कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल निकल के आता है, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल निकल के आता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब अगर हम मैटर को तोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट निकलेगी। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने इस स्मॉलर यूनिट को नाम दे दिया परमाणु। ठीक है, तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद postulate a theory, if we go on dividing matter we will be obtain smallest particle beyond which further division can't be possible, जिसकी further division possible नहीं है। मतलब अब वो जो हमारा smallest particle निकला है उसकी हम further उसको नहीं तोड़ सकते, further उसको divide नहीं कर सकते। ठीक है, और इन्होंने उसको क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है, अब एक एशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है, इन्होंने इस परमाणु को नाम दिया एटम्स। ठीक है, इन्होंने इस परमाणु मतलब ये पार्टिकल्स को नाम दिया एटम, और जिसका मतलब कि क्या है, ये एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। इन्होंने परमाणु को नाम दे दिया एटम। ठीक है, इन्होंने परमाणु को नाम दिया एटम और इन्होंने बोला कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंटन एल ल्यूसिबर। इन्होंने बोला था लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ दिए थे, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के इन्होंने 2 लॉ एस्टेब्लिश करे थे, डिस्कवर करे थे, जो कि क्या है देखो। सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है एंटन एल ल्यूसिबर ने दिया था, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और दूसरा दिया था प्रॉस्ट ने, जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इन दोनों लॉ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, क्योंकि इस लॉ में भी केमिकल रिएक्शंस का यूज होता है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब एक सब्सटेंस या 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, उसने वाटर बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और उसने वाटर बना दिया। मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके मिलके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, और इस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो इनकी प्रॉपर्टी से अलग होगी, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग होंगी। जैसे हाइड्रोजन देखो गैस फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, लेकिन जब ये गैसेशियस फॉर्म आपस में मिल रही हैं, तब ये एक लिक्विड फॉर्म बना रही है। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में मिल रही है तो ये एक लिक्विड फॉर्म बना रही है वाटर की। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट। अब देखो ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट,
इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और वहां से जो हमें उससे प्रोडक्ट मिलता है, मतलब ये दोनों रिएक्ट होके जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट हो गए, अब इनकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब यहाँ से जो हमें सब्सटेंस मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट होंगे और यहाँ से जो सब्सटेंस मिलता है हमें उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट आर दी ओरिजिनल सब्सटेंस। रिएक्टेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे न्यू सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने देखा वाटर। ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो एरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं। मतलब ये हमारी केमिकल रिएक्शन में एक एरो होता है, एरो के इस साइड वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट बोलते हैं हम उनको। और एरो के इस साइड वाले, मतलब राइट हैंड साइड वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे कि देखो, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, वाटर को बना रहे थे। हाइड्रोजन गैसेसियस फॉर्म में है, ये भी गैसेसियस फॉर्म में है, लेकिन ये कंबाइन होकर एक लिक्विड फॉर्म बना रहे थे। ठीक है, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है उसके प्रोडक्ट से। या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखो इस मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो रिएक्टेंट का मास होता है, जो टोटल रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। मतलब जितना हमारा रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट का मास रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इन दोनों का मास है 18 ग्राम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन जो होते हैं वो वाटर में 2 यूज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 जा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 और 2 को प्लस करेंगे तो 18 ग्राम। तो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इन दोनों का जो मास होता है टोटल वो होता है 18 ग्राम। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक न्यू सब्सटेंस बनाता है वाटर, तो जो इसका मास होगा ना वो इन दोनों के बराबर होगा, वो इन दोनों के बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास 18 ग्राम है तो इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका भी मास 18 ग्राम होगा। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। ठीक है, और ये जो एटॉमिक मासेस है इसका जो कॉन्सेप्ट है आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में कवर करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, 12 एंड 32 कितने होते हैं 44, तो यहाँ पे टोटल मास रिएक्टेंट का कितना है 44। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसका भी मास कितना होगा 44। अब यहाँ से ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि कैसे होते हैं, देखो जैसे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमारा एक मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे 24 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना होगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास निकालेंगे, तो जब हम 24 एंड 16 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40। अब देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जो रिएक्टेंट का मास है टोटल मास है वही प्रोडक्ट का मास है। तो रिएक्टेंट का मास टोटल कितना है यहाँ पे 40 ग्राम, तो प्रोडक्ट का भी कितना होगा 40 ग्राम। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन जैसे आते हैं, इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, अगर 10 ग्राम जो कैल्शियम है वो रिएक्ट करता है क्लोराइड से, मतलब 17 ग्राम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना होगा। तो आपको क्या करना है, कैल्शियम एंड क्लोराइड के मास को प्लस कर लेना है, 10 एंड 17 कितना हो जाएगा,
10 एंड 17 हो जाएगा 27, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मास मतलब कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना होगा, CaCl का मास कितना होगा यहाँ पे 27 ही होगा, क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 27, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसीलिए जो इसका मास है वही इसका मास होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है वो कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब जब एक से ज्यादा एलिमेंट मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये लॉ दिया था प्रोस्ट ने, ठीक है। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय द मास। ये कैसा केमिकल सब्सटेंस, मतलब केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे कि देखो, अब आप पानी लेते हो, ठीक है, आप कोई भी वाटर ले लेते हो, जैसे आप घर का पानी लेते हो, आप कोई बाहर जाते हो तो आप बिस्लेरी की बॉटल लेते हो, ठीक है। मतलब पानी की भी अलग अलग क्या आती है, कंपनीज आती है, ब्रांड आते हैं, ठीक है। तो अब सब में, अब देखो पानी का चाहे ब्रांड अलग है, उसकी जैसे उसका नाम अलग है, बट उसमें है तो H2O ही है ना, मतलब है तो उसमें वाटर ही, मतलब जो वाटर का कंपोजिशन है उसमें वाटर किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो जो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो तो सेम रहेगा, चाहे पानी कोई सा भी हो, घर का हो, बाहर का हो, बॉटल्स का होता है, ठीक है। उसमें जो कंपोजिशन है पानी का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो तो सेम रहेगा। जैसे कि अब हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास देखा था, कितना होगा 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगते हैं, इसलिए हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन का 2 मास आ जाता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो 2 एंड 16 को कट करते हैं तो हमारा आ जाता है 1:8। इसका मतलब जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहेंगे ना, ये कहीं पे भी हो, मतलब कैसे भी हो, तो ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही रहेंगे, 1:8 के प्रपोर्शन में ही रहेंगे। अगर आप हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ा दोगे, ठीक है, तो भी हमारे ये फिक्स प्रपोर्शन में ही रहेंगे 1:8। जैसे कि मान लो आपने क्या करा, इस 2 को डबल कर दिया, मतलब आपने हाइड्रोजन के अमाउंट को डबल करा और आपने ऑक्सीजन के अमाउंट को डबल कर दिया। आपने हाइड्रोजन के अमाउंट को डबल करा तो 2 के लिए हमने 4 लिख दिया एंड 16 के लिए हमने 32 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये भी कट होके कितना आएगा 1:8। इसका भी मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में है, मतलब जो उनका प्रपोर्शन है, जो उनकी कंसंट्रेशन है वो एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो बाय मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो रेशियो में कंबाइन होते हैं, कौन से रेशियो, 1:8 के रेशियो में, ठीक है, और वो वाटर को फॉर्म कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या मास होगा अगर हम वाटर का मास जो है, मतलब हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो 5 ग्राम कर देते हैं। इन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन एंड वाटर है, ठीक है, इन्होंने बोला जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है और वो मिलके वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो किसके मास में है, 1:8 के प्रपोर्शन में है, ठीक है, वो 1:8 के प्रपोर्शन में है। अब इन्होंने बोला कि अगर हम हाइड्रोजन की जो वैल्यू है, मतलब हाइड्रोजन को हम बढ़ा दे, मतलब उसका हम हाइड्रोजन का 5 ग्राम कर दे, तो ऑक्सीजन का क्या मास रहेगा। तो अगर हाइड्रोजन का मास बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का भी मास बढ़ेगा, ठीक है। तो 8 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, मतलब जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये 5 × 1 रहेगा तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी अगर हम कट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 1:8 ही आएगा, ठीक है, 1:8 ही आएगा, 1:8 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो एक फिक्स प्रपोर्शन में ही बाइंड अप है, ठीक है।